Hello, dragons, and welcome to this lecture of class 9th Science, Chapter 7 Motion. तो फाइनली यार हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने देखा था फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है फिजिक्स में वो आपका है चैप्टर 7 मोशन, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर था और चैप्टर नंबर 1 था, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। आप लोगों ने मुझे कुछ कुछ डाउट्स पर्सनली बताए, उनको भी हम जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। और हालांकि जो पर्सनल डाउट्स जिन्होंने बताया उनके मैंने सॉल्व कर दिए। कमेंट करोगे तो पता चलेगा। चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके नए चैप्टर का, है ना। और फाइनली हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा नाम हमें मिल चुका है। तो ड्रैगन्स हैं आप लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले। और बस यही कहूंगा, अनलीश योर ड्रैगन, अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाओ, फुल एनर्जी पर आ जाओ। क्लास 9th में अपनी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं हम लोग। तो उसके लिए तैयार रहो, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा हूँ, ये करना है वो करना है, बिल्कुल भी नहीं। एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है और हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर लेना है। और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में भी हमें आगे रहना है। दैट्स इट। क्लियर है ना। तो हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चीज पहले भी एक वीडियो में बता रखी है जहां हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कि जो क्लास 9th की साइंस और मैथ्स है ना, वो बहुत ही ईजी है। और उसमें स्पेशली फिजिक्स का पोर्शन ऐसा है जहां आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। फिजिक्स, यही फिजिक्स ना क्लास 11th में सीधा आएगी और वहां बेसिक बन जाएगा। ये सारे टर्म्स मोशन में आप बहुत अच्छे अच्छे चीजें सीखोगे। आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, बहुत कुछ पढ़ोगे। और ये आगे जाके ना बहुत बेसिक हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप क्लास 9th में इसको बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्लियर है। क्योंकि आपको लग रहा है साइंस और मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये कहने को नहीं कह रहा कि आपको लाइफ टाइम काम आएगी और बहुत ही ईजी है। ये आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी इंक्रीज करेगी। ये जो चैप्टर है ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है मतलब मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बहुत सारी मैथ्स आप करोगे। अब कुछ बच्चे पहले ही मैथ्स का नाम लेते ही हाथ खड़े कर देंगे, सर मैथ्स, हाथ जोड़ू मैं तो नहीं। मैथ्स में क्या है ऐसा, स्पेशली 9th 10th की मैथ्स ना बहुत ज्यादा इजी है। और मैथ्स को आप एज अ सब्जेक्ट देखते हो, मैं कभी भी मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं देखता, मैं हमेशा मैथ्स को एज अ टूल देखता हूँ, है ना। मैथ्स एक टूल है जो चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है। यहाँ पर भी जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वो फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए है। तो मैथ्स एक बहुत अच्छा टूल है। आपको क्या लग रहा है, आप कोई और सब्जेक्ट ले लोगे मैथ्स नहीं आएगी? हाँ, आप कॉमर्स ले लोगे मैथ्स नहीं आएगी, आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे मैथ्स आएगी। हर जगह मैथ्स है। और जहां नहीं है ना, वहां पर भी आपको दिख नहीं रही है, वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ा रही है। तो ये जो 9th 10th की मैथ्स है, मैं आगे की क्लासेस की बात ही नहीं कर रहा। आपको मर्जी में है आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। अभी के लिए कह रहा हूँ, 9th 10th में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और स्पेशली मैथ्स पे फोकस करना है। और न्यूमेरिकल चैप्टर से घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तुमको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आसान कर दूंगा, बस इतना विश्वास रखो, इतना ट्रस्ट करो खुद पे और मुझ पे। हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अपने दिमाग में कोई भी ऐसा फॉल्स रजिस्टर इंफॉर्मेशन है तो उसको निकाल दो, जो भी गलत चीजें हैं उसको निकाल दो और इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लो। बहुत अच्छी चीजें हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट ऑफ योर टाइम, वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर 7 मोशन। देखो, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट ना दो स्टेट में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मूवमेंट कर रहा होगा, मतलब मोशन में होगा। बहुत ही सीधी सी बात है। अब अपने घर के बाहर देखोगे कोई पेड़ है, अपनी जगह पर खड़ा है, बिल्कुल स्टिल, दैट मीन्स वो कैसा है, रेस्ट पर है। अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई गाड़ी चल के जा रही है, तो आप क्या कहोगे, वो किस में है, मोशन में है। अभी आप अपने घर पर बैठे हो आराम से, है ना, अपनी पोजीशन पर जम के अड़े हुए हो, टाइम के साथ अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मतलब आप रेस्ट में हो। आपको प्यास लग जाती है, आप उठ के किचन तक जाते हो, वापस आके बैठते हो, मतलब उस दौरान आप किस में थे, मोशन में थे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ले आता है तो हम क्या कहते हैं, वो मोशन में है। और ऐसा नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, वो रेस्ट में है। बहुत ही सिंपल सी चीज है।
इसमें क्या कंफ्यूजन? कोई चीज या तो रेस्ट में होगी या मूव कर रही होगी, मतलब मोशन। पर ये डेफिनेशन ना अधूरी है विदाउट रेफरेंस पॉइंट, विदाउट द ऑब्जर्वर, कि किसके रिस्पेक्ट में कोई चीज मोशन में है, उसे हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आगे आएंगे हम उस पर एक ब्रीफ ले लो। किसी भी मोशन को ना किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। वो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पर खड़ा है ना, उसे हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं आपको देख रहा हूं, आप बैठे हुए हो, है ना, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में आपकी जगह में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आप स्टिल बैठे हुए हो, ठीक। पर कोई आदमी स्पेस से देख रहा है, तो वो देख रहा है कि अर्थ के साथ साथ आप ऐसे भी घूम रहे हो, ऐसे भी घूम रहे हो, है ना, बिल्कुल दूर से आउटर स्पेस में कोई आदमी आपको देख रहा है, वो तो कहेगा मोशन में है, सर भी मोशन में है, ये छोड़ो। तो वो ऑब्जर्वर है ना, देख कौन रहा है, रेफरेंस पॉइंट है ना, वो बहुत जरूरी है ना। तो पहले हम मोशन से स्टार्ट करते हैं, होता क्या है मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट। क्या कह रहे हैं, तुम सोहन और मोहन से मिले? अच्छा, तुम नहीं जानते? अरे सोहन मोहन, क्या ड्रैगन बनोगे तुम। मेरे दो बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, बहुत ही फेमस। ये है सोहन, हैंडसम है बहुत ज्यादा, और एक है मोहन। सोहन और मोहन ने एक दिन मिलने का प्लान बनाया। सोहन ने अपने पास में टाइम देखा और देखा मोहन को, मोहन हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से, आ ही नहीं रहा मोहन पास में, है ना। उसने 5 सेकंड तक वेट किया, मोहन हिला ही नहीं। मतलब मोहन कैसे था, रेस्ट में था। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, सोहन के रिस्पेक्ट। फिर उसने देखा 10 सेकंड हो गए, रेस्ट में। फिर उसने चिल्ला के बोला, अरे मोहन फोन रख और जल्दी आ। तो मोहन ने फोन रखा। फिर सोहन ने टाइम देखा, 5 सेकंड बाद मोहन यहां था। 10 सेकंड में मोहन यहां आ गया, और 15वां सेकंड आते आते मोहन उसके पास में आके हाथ मिलाने लग गया। मतलब टाइम के साथ मोहन ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। मतलब मोहन ने क्या किया, मोशन किया, है ना, टाइम के साथ और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सोहन। ये आपका क्या है, ऑब्जर्वर, या आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है देखना पड़ेगा ना। समझ आ रही है बात? तो आप कोई नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो। आप हो, है ना, आप बैठे हुए हो, सामने आपका दोस्त खड़ा है ना। आप 5 सेकंड अपनी आंखें बंद करते हो, फिर खोलते हो, वो वहीं खड़ा है। मतलब आप यही अंदाजा लगाओगे ना, उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, मोशन नहीं किया, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। पर आप 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और वो आगे आके खड़ा हो जाए। मतलब आप क्या कहोगे कि पिछले 5 सेकंड में क्या हुआ होगा, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ होगा। मतलब ये किस में होगा, मोशन में होगा। क्लियर है? तो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो वो किस में है, मोशन में है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो ये थे हमारे दोस्त सोहन और मोहन, है ना। रेफरेंस पॉइंट पर अभी हम और बात करेंगे, उसके पहले देखो टाइप्स ऑफ मोशन। एक है सर्क्यूलेटरी मोशन। सर्क्यूलेटरी मोशन मतलब पाथ कैसा हो, पाथ जब सर्क्यूलर हो, मतलब पाथ सर्क्यूलर हो, एक फिक्स्ड रेडियस हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूलर पाथ में हुआ मोशन क्या कहलाता है, सर्क्यूलेटरी मोशन। बहुत ही सिंपल। आपकी घड़ी की सुई का मोशन, सर्क्यूलेटरी मोशन। बॉल पर मैं ऐसे धागा बांध दूं और उसको ऐसे प्लास्टिक के बॉल को घुमाऊं, मोशन कैसा कहलाएगा, सर्क्यूलेटरी मोशन। क्लियर है? सेकेंड मोशन है आपका लीनियर मोशन। द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक सीधी लाइन के पाथ में अगर कोई मोशन हो रहा है, ये सोहन और मोहन का मोशन। ट्रेन एक पाथ पर मूव कर रही है, ट्रेन का मोशन। ये सारा मोशन कैसा है, ये मोशन आपका कहलाता है लीनियर मोशन। आपका मोस्टली इस चैप्टर में आप जो पढ़ोगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो किस पर होंगी, लीनियर मोशन पर हों। उसके बाद एक और टाइप ऑफ मोशन है, वो कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब आपने पेंडुलम का मोशन देखा होगा कभी। ये पेंडुलम है एक, ठीक है। ये कैसे मूव करता है, ये सर अपनी मेन पोजीशन से टू और फ्रो, है ना, आगे और पीछे इस तरह से मूव करता है, और एंड में आके अपनी मेन पोजीशन पर, रेस्ट पर आ जाता है ना। तो ये जो मोशन है, एक मेन पोजीशन के इधर उधर का मोशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसके कई एग्जाम्पल हैं। आप 11th में स्प्रिंग मास प्रॉब्लम पे बहुत ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, बहुत क्वेश्चन है ना, कि एक स्प्रिंग पे मास लटका देते हैं, फिर उसको वाइब्रेट करा रहे हैं,
तो वो भी कैसा है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। और ये जरूरी नहीं है कोई एक फिक्स स्पेशल शेप में आपको दिखे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर आप ना अपनी टेबल पर जिस पर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसे स्केल रखो और उसको एक हाथ रख के ऐसे फिक्स कर दो और एक तरफ से उसको वाइब्रेट कराओ, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, मतलब अपनी एक मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे जा रही है। वो भी कैसा मोशन है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये सब ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। तो ये तीन टाइप के मोशन, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये तीनों में से जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है वो लीनियर मोशन है ना। और सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा पोर्शन है, उसको हम देखें। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट को और डिटेल में समझते हैं। क्या लिखा है, a reference point is a fixed point considered in line, surface or space so that motion can be described easily by locating the position of object। मतलब क्या, देखो मैंने सोहन और मोहन के बारे में बताया ना, मेरे प्रिय मित्र सोहन और मोहन। देखो ये मेरा घर है, मेरे घर से 3 कदम आगे, 1 2 3, यहां पर ना मोहन का घर है। और मेरे घर के 1 कदम पीछे सोहन का घर है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेफरेंस पॉइंट हूं, और वहां से किसी को मोहन के घर जाना है, मैं क्या बोलूंगा कि मेरे घर से 3 कदम आगे चलो, मोहन का घर आ जाएगा। पर अगर कोई सोहन के घर पे खड़ा है तो सोहन क्या बोलेगा, 1 कदम आगे तो मेरा घर आया, फिर 3 कदम आगे चलेगा तो जाके मोहन का, मतलब सोहन कहेगा कि 4 कदम आगे चलो तो मोहन का घर आएगा। मतलब जैसे ही, भाई मोहन के घर की पोजीशन तो फिक्स है, मोहन का घर तो जहां था वही है ना, कि मोहन का घर हमने चेंज किया नहीं, मोहन का घर फिक्स है। पर क्योंकि ऑब्जर्वर चेंज हो गया तो मोशन चेंज हो गया, उसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई, कि ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट कौन था। ठीक, इसलिए इसलिए आपका रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं पे भी हो सकता है। भाई अभी मेरा घर अगर रेफरेंस पॉइंट है तो एक लाइन पर है, तो लाइन पर भी हो सकता है, सरफेस 2D में भी हो सकता है। भाई रेफरेंस पॉइंट इस लाइन पर भी हो सकता है, वो यहाँ कहीं भी हो सकता है 2D में, या फिर वो इस 3D स्पेस में भी कहीं हो सकता है, कहीं पे ऐसे हवा में इमेजिन कर लो, तो कहीं पर भी हो सकता है ये रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसका हम यूज करते हैं ताकि हम मोशन को इजीली डिस्क्राइब कर सके, जिसके थ्रू, जिसके रेफरेंस को लेकर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता तो सके कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। समझ आ रही है बात, है ना। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम समझने की आप कोशिश करना। मान लो आप और आपका दोस्त दोनों जाते हैं रेलवे स्टेशन। ठीक, आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे खड़ा है और सामने से एक ट्रेन जाती है। आप दोनों ट्रेन को देख के बोलते हो अरे सर ये ट्रेन तो मूव कर गई, मोशन में है। क्यों, टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसने अपनी जगह में क्या किया, चेंज किया, अपनी पोजीशन में चेंज किया। क्लियर है। अब सोहन है, वो जाके, जो आपका दोस्त है, मैंने मेरे दोस्त का नाम ले लिया, आपका जो भी दोस्त है, वो जाके ट्रेन में बैठ जाता है। अब आप देख रहे हो सोहन भी क्या कर रहा है, मोशन में आ गया है। ठीक, अब आप भी जाके ट्रेन में बैठ जाते हो सोहन के साथ। आप देख रहे हो सारे कर्टेन्स लगा दो, ट्रेन की सारी विंडोज बंद कर दो। आप देखते हो सोहन भी यही है, मैं भी यही हूं, ट्रेन चल रही है पर सोहन तो हिल ही नहीं रहा। पर अगर मैं बाहर से देखूं आप दोनों को तो मेरे लिए तो आप भी मोशन में हो, सोहन भी मोशन में, ट्रेन भी मूव कर रही है। पर ट्रेन के, सोहन के और आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आप तीनों मूव कर रहे हो क्या, नहीं। आप तीनों मोशन में हो क्या, नहीं। समझ आया, समझ आया। रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक, अभी आप भी जाके ट्रेन में चढ़ जाओ, मैं भी जाके ट्रेन में चढ़ जाऊं, सोहन भी ट्रेन में, तो हम तीनों रेस्ट में हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो समझ आया, कोई बाहर से फोर्थ पर्सन दिखेगा और कहेगा कि ट्रेन मूव हो रही है, ये तीनों भी मूव हो रहे। भाई मैं इस जगह पर खड़ा होके आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्या कहोगे, सर आप एक ही जगह पर खड़े हो, आप अभी रेस्ट में हो। ठीक, अब यही चीज किसी आउटर स्पेस में इंसान से पूछोगे, वो देखेगा अर्थ भी ऐसे घूम रहा है, अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मैं भी तो मोशन में हूं। पर वो रिलेटिव मोशन है, इसलिए फील नहीं होता, है ना। लोगों को यही लगता था कि टाइम कैसा है, टाइम बिल्कुल फिक्स, मोशन हो रहा है तो हो रहा है, सबके रिस्पेक्ट में हो रहा है। रेफरेंस फ्रेम,
एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिए, है ना? तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अब रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना? किसके रिस्पेक्ट में देखें कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट। फिर आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। भाई फिजिकल क्वांटिटीज, ये अगर मेरे पास पेन है तो इसकी कोई लेंथ होगी, इसका कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, ये सब इसकी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक, ये फिजिकल क्वांटिटीज ना दो टाइप की होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। या तो वो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। मतलब किसी का, आपने कहा कि 5 kg एप्पल दे दो मेरे को, तो 5 kg एप्पल में 5 kg से काम चल रहा है? ये जो 5 है, जो नंबर है, जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ऐसा बताने की जरूरत थोड़ी कि 5 kg मेरे को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एप्पल दे दो, नहीं। ठीक है ना, सामने ही देगा। तो 5 kg इनफ है, इनफ इंफॉर्मेशन है। ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर। देखो मास, वॉल्यूम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। टाइम, टाइम स्केलर है। वो क्वांटिटीज जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड करनी पड़ जाए। भाई मैंने गेट खोला, कैसे खोला, पुश किया या पुल किया? कई बार पुश लिखा हुआ होता है, हम पुल कर रहे होते हैं, है ना? पुल लिखा हुआ होता है, हम पुश कर रहे होते हैं, तो गेट खुलेगा क्या? नहीं। मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, वो तो जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो है ही है, पर डायरेक्शन भी जरूरी है। जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखे हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। स्केलर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, मैग्नीट्यूड। जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जैसे कि आपका फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, क्या हो जाएगी, फैक्टर। 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, कोई भी डायरेक्शन नहीं गिवन है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर। 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर नॉर्थ में, ये वेक्टर रहेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी गिवन है। और इसलिए इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो, है ना? तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, मास, वॉल्यूम एंड टाइम। और भी है। भाई टेम्परेचर हमने देखा था, 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किससे काम चल जा रहा है हमारा, मैग्नीट्यूड से। 40 डिग्री सेल्सियस इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, कोई सेंस है क्या? नहीं। टाइम 5 बज रहे हैं इन नॉर्थ डायरेक्शन, नहीं, 5 बज रहे हैं, इनफ है। तो वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। पर जहां डायरेक्शन बतानी पड़ जाए, जैसे कि वेट, वेट और मास में फर्क है। वेट एक टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है, और फोर्स कैसा होता है, डायरेक्शन जरूरी है, वेक्टर होता है। वेलोसिटी वेक्टर है, हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड भी। स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो ये होती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो फिर हम आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है ना, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिनको चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटीज। आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने कहा कि 100 मीटर की डिस्टेंस है या 300 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक, तो ये क्या है, अपने आप में एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है जो गिवन है। क्लियर है? मैं कहूँ 300 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसमें हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन और ऐड कर दी। सिंपल। पर ये इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको और समझना है बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी है, पर बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, सुनना, है ना? आपको शायद नाम से ही क्लियर हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं हम। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग during its journey from the initial position to its final position is called the distance। क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, भाई मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक, उसको इस ए से बी पॉइंट तक जाना है। वो कैसे जाता है, उसकी मर्जी, वो वैसे जाए,
ऐसे घूम घूम के जा रहा है, ठीक। और मान लो ये पाथ जब उसने ट्रैवल किया तो उसको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। तो 10 किलोमीटर क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई। मान लो उसका मन नहीं है ऐसे जाने का, वो ऐसे घूम के जा रहा है। जब ये वाला पाथ उसने ट्रैवल किया तो उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये जो 2 किलोमीटर है वो क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस। जो भी एक्चुअल पाथ है, एक ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज वेरी सिंपल, है ना। द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, इसको आई लिख देता हूं, इसको एफ। ये होती है डिस्टेंस। भाई ये जो डिस्टेंस है वो एक तरह की लेंथ है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, आप बताओ। भाई लेंथ की यूनिट होती है सर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ये सब लेंथ की यूनिट है। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी मैग्नीट्यूड है वो बता दो, वो अपने आप में इनफ है। ये होती है आपकी डिस्टेंस। भाई आपने कितना ट्रैवल किया, वो आपकी डिस्टेंस है। आपके स्कूल से आपके घर तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस, इसी को तो डिस्टेंस बोलते हो आप, है ना। तो इसमें कुछ अलग समझने वाला नहीं है। इसको आप डी से डिनोट करते हो, ठीक। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर, भाई वर्ड समझो। डिस्प्लेसमेंट में एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्प्लेस हुआ, वो है डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे समझो, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी। भाई मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल करके गया क्योंकि पाथ यही था, इसी पे चल के जाना पड़ रहा था। पर इसके बीच अगर मैं देखूं, मैं यहाँ खड़ा था, ये मेरी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। इसके बीच में डिस्प्लेस कितना हुआ एक्चुअली में, तो मैं यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, इतना डिस्प्लेस हुआ है ना। मैं यहाँ था, थोड़े टाइम बाद में वहां मिल रहा हूँ, मतलब एक्चुअल डिस्प्लेस में इतना ही हुआ हूँ। हो सकता है कि इस पाथ को मैं ट्रैवल ना कर पाऊँ, पर ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाले, 2 पॉइंट को इजीली एक लाइन में मिला दो, दैट्स इट। सो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कि भाई आप ये पाथ ट्रैवल करके गए, मान लो आपने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, पर एक्चुअली इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट कोई अलग नहीं है, डिस्टेंस ही है, पर कैसी, शॉर्टेस्ट। तो देखा गया कि आप यहाँ थे और यहाँ आ गए। तो एक्चुअली में तो देखा गया आपने 1 किलोमीटर, ये पाथ मान लो 1 किलोमीटर का है, तो आपने 1 किलोमीटर ही क्या किया, डिस्प्लेस हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से या अपनी इनिशियल पोजीशन से। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन की ओर ले जाता हूँ। भाई मान लो यहाँ पर है आपका स्कूल और यहाँ पर है आपका घर, ठीक है, होम से स्कूल। और ये पाथ है, यहाँ तो जंगल है भाई, यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो जंगल है, यहाँ नहीं चल सकते, शेर पकड़ के ले जाएगा, यहाँ नहीं चल सकते। ये रहा पाथ, ठीक। मान लो ये है 300 मीटर, ये है 400 मीटर, ठीक है। आप ऐसे जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, आप टोटल कितना चलते हो, 700 मीटर, 300 + 400, ठीक। ये आपका एक्चुअल पाथ है जो आपने चला है, जो आपने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका डिस्टेंस। पर मुझे बताओ आप एक्चुअली डिस्प्लेस कितना हुआ है, आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है। तो उसको कुछ नहीं, एक सीधी लाइन में, भाई ये 2 पॉइंट्स है, इसको मैं एक सीधी लाइन में मिला दूं, तो मैंने एक्चुअली में तो इतना ही क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब सर यहाँ तो जंगल था, हम चल ही नहीं सकते थे, तो जरूरी नहीं है आपको चल के जाना हो। डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि ट्रैवल करें ही करें, डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है, डिस्प्लेसमेंट कभी ट्रैवल नहीं की जाती। डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स है तो डिस्प्लेसमेंट उनको सीधा मिला दो, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आएगा ही आएगा, और वो होती है। बीच में जंगल आ जाए, नदी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट है वो, आपको कोई नहीं बोल रहा है चल के जाना है, ये है। अगर ये डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग 500 मीटर,
500 मीटर, और देखो इससे छोटा आया है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? देखो अब डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ, क्या बोथ, मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी लगेगी। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ आएगी। और क्या कह रहे हैं, है क्या एक्चुअली में, कुछ नहीं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। ये भी है तो एक्चुअली में लेंथ ही एक तरीके की डिस्टेंस ही है। तो मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, वही जो लेंथ या डिस्टेंस की होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर। एक और चीज लिखी है देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है ऐसा? देखो मैं ना यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, मैं एक कदम इधर चला, ठीक, और फिर एक कदम इधर चल के आ गया, तो मैं कितना चला? आप बोलोगे सर आप 2 कदम चले, तो मेरी एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ जो मैंने ट्रैवल किया वो तो कितना हो गया? 2 कदम। तो ये 2 कदम क्या है? मेरी डिस्टेंस है। पर मैं जहां था वहीं आ गया, मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो जीरो हो गया। मैं डिस्प्लेस हुआ क्या मेरी इनिशियल पोजीशन से? नहीं। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। डिस्टेंस तो हो गई 2 कदम, पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? जीरो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसको भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनमें डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी। देख लो, एक अच्छे से टेबल बनाना और इसी फॉर्म में ये जो लिखा है एज इट इज आप लिख के आना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो क्या लिखा है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो हमें कोई फर्क नहीं है, जो भी एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल लेंथ है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और कहां होगी? इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर। डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। भाई मैं चला ही नहीं, मैं रेस्ट में ही हूं, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। और अगर चलूंगा तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो हमने देखा था, ठीक है, जीरो तो हमने देखा था। पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो तो सीधी सी बात है। नेगेटिव कैसे होगी? वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डायरेक्शन का खेल है और रेफरेंस पॉइंट का खेल है। ठीक है, मान लो रेफरेंस पॉइंट यहाँ जीरो पर है, तो जीरो से इस तरफ तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और इस तरफ नेगेटिव, है ना। आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग में देखो तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो हमने स्केलर वेक्टर में बात नहीं करी, आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ये अगर कलर आपको नहीं दिख रहा हो, इसको रेड कर देता हूँ। ठीक, तो ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो ये इसका पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको नेगेटिव कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट वो भी बताऊंगा। ठीक, distance between two given points may be same or different for different path chosen. Displacement between two given points is always the same. क्या कह रहे हैं? देखो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ए से बी जाने का अलग अलग पाथ हो सकते हैं। ये रास्ता भी हो सकता है सर, ऐसे भी कोई चल के जा सकता है, अलग अलग डिस्टेंस हो सकती है, पर इन दो पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट तो यही वाली होगी, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक, तो डिस्टेंस तो अलग अलग हो सकती है दो पॉइंट्स के बीच की, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि उसको ट्रैवल करना जरूरी तो है नहीं, है ना, वो होती है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो। इसको समझने के लिए ना और भी एग्जांपल्स हैं। देखो ये एक साइकिलिस्ट है भाई, अब ये यहाँ पर कैसे आया? तो इसने ये वाला पाथ, इसने पूरा ये पाथ लिया, ऐसे 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 चल के ऐसे आया, ये तो हो गई इसकी डिस्टेंस। देखो ये बीच में तो जंगल है, इस पे चल ही नहीं सकता था, पर ऐसे डायरेक्ट देखा जाए तो ये इतना ही इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे आया,
इन दोनों को शॉर्टेस्ट जो मिला है वो क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस तो ये भी हो सकती थी, डिस्टेंस मान लो ये पाथ ले लेता, वो जो पाथ ड्रॉ किया हुआ है वो ना लेकर वो ऐसे चला जाता, ऐसे 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 घूम के आता है ना, या ऐसे ऐसे जाके ये वाला पाथ लेके कहीं और भी निकल के फिर आता। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं, अलग अलग पाथ ट्रैवल कर सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, यही शॉर्टेस्ट। क्लियर? और समझो, और एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। ये देखो, ये स्टार्ट पॉइंट है, कोई ऐसे चल के ऐसे 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 चल के यहाँ आया, बीच में कहीं पे भी नहीं चला जा सकता, तो ये तो हो गई डिस्टेंस। पर यहाँ था स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ था एंडिंग पॉइंट, ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये थी इसकी फाइनल पोजीशन, उसके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था ये। तो जो भी एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके बहुत सारे केस बनेंगे, अभी आपको पॉजिटिव क्लियर कराता हूँ, बहुत ही मजा आएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्लीन कर दूं, ले लो स्क्रीनशॉट। ये भी ले लो। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। देखो ये टॉपिक सिर्फ वो टॉपिक्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पास कर लें बस उतना इनफ है, नहीं। ये ना आपके पूरे फिजिक्स का बेस बनाने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको सिर्फ ऐसे पास होने के लिए मत पढ़ना, इसको पढ़ने के लिए पढ़ना, क्योंकि 11th में फिर आएंगे, और बिल्कुल बेसिक है ये फिजिक्स का। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो अभी हम और कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखेंगे, उस केस से आपको ये सब बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो केस ए, यहां पर एक आदमी है अपनी लाल कलर की फरारी में, ए से बी पॉइंट तक जाता है। मान लो ये ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। डन। वो बी पॉइंट पर आकर फिर सी पॉइंट पर जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर और ट्रैवल करता है। ठीक, इस फर्स्ट केस में आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ। डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से, है ना, या ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कोई भी, पर ये स्मॉल एस से हमने किसको डिनोट किया है? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और वहीं डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आपसे पूछा है यहाँ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ए से बी गया, फिर बी से सी ट्रैवल किया, बताओ कितना हो गया? सर पहले 3 किलोमीटर है और फिर 2, तो टोटल इसने किया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? ए से सी को सीधा एक स्ट्रेट लाइन में अगर मैं मिलाऊं, ये ए पोजीशन और ये सी, इसको मैं सीधा एक स्ट्रेट लाइन में मिलाऊं, ए टू सी, कितना है? अरे सर ये तो वही है? 3 + 2 5 ही है, तो अभी भी ये कितना है? 5 किलोमीटर। मतलब क्या? इसका डी यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एस दोनों ही कैसे हैं? सर दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल है। ये है आपका केस वन। इस केस वन में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये चीज जो है ना, ये चीज सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? ये चीज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब 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 पाथ कैसा हो। अगर आपने नोटिस किया हो, इस केस में पाथ स्ट्रेट था, है ना। स्ट्रेट पाथ किसको बोलते हैं? बिल्कुल एक लाइन में चल रहे हैं और वापस घूम के, भाई मैं ऐसे घूम के वापस आ जाऊं तो पाथ स्ट्रेट थोड़ी रहा, ये घूम के आ गए, ये तो
जो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो इस केस में पाथ कैसा था? ये पॉसिबल ही तब है जब आपका पाथ कैसा हो? स्ट्रेट हो। स्ट्रेट से मतलब यहाँ क्या है मेरा? सीधी लाइन में और यूनी डायरेक्शनल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यूनिडायरेक्शनल पाथ है, एक ही लाइन में आप चले जा रहे हो, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यही केस हम वापस से ले रहते हैं, है ना? अब ये जो कार है, ये ए से बी लाया, बी से सी तक व्यक्ति आया, फिर इसने क्या किया? सी से अपनी कार को वापस कहाँ ले गया? बी पर ले गया। सर ऐसे कैसे? ऐसे। अब ठीक है, ठीक है। मतलब इसने कैसे ट्रैवल किया पता है? इसका पाथ क्या है? ये ऐसे गया और घूम के आ गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन। क्लियर है? ये इनिशियल है और ये फाइनल है। देखो ये ग्रीन लाइन सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, वो इसी लाइन पर ट्रैवल कर रहा है। पहले ये ऐसे गया, फिर ऐसे घूम के आया और वापस कहां पर आके रुक गया? बी पर। ये ऐसे आया है, ठीक। तो अब मुझे बताओ, इसी केस में वापस से पूछा है कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सर डिस्टेंस तो देखो, ये ए से बी गया, फिर ये बी टू सी गया, फिर ये सर ना सी से बी वापस आ गया। दैट मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस इज स्टिल सेम। दिस इज 3 किलोमीटर, दिस वन इज 2 किलोमीटर। तो आप बताओ, 3 गया, फिर 2 करा, और फिर घूम के वापस से 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। कितना हो गया? 4 और 3 7 किलोमीटर सर इस बार इसने ट्रैवल किया। मतलब इसकी डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया, वो कितना है? 7 किलोमीटर। तो डी तो हमारे पास 7 आ गया। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन, ये एफ मैं यहां बना रहा हूं, ये यही है, बी पॉइंट पर है ना? ये इसकी फाइनल पोजीशन यही है। ऐसे घूम के वापस यहां पर आ गया है ये। मतलब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाऊं तो सिर्फ ये लाइन आई। और ये तो कितना है? ए बी विच इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। ठीक, समझ आया? भाई इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ए से बी गया, बी से सी गया, फिर माइनस, क्योंकि घूम के वापस आ रहा है, और ये कैसा है? वेक्टर है। तो क्या, अगर ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रखी है, तो इस तरफ आ रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर है। ठीक, ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर ए पर खड़ा है और ये ऐसे जाए जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके पीछे जाएगा तो नेगेटिव। ये ऐसे गया और घूम के आया तो +3 + 2 -2, तो अगेन आपको क्या मिलेगा? 3 किलोमीटर। इस केस में हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डिस्टेंस से छोटा है, या मैं कहूं डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है। समझ आया? ये कब होगा? जब पाथ स्ट्रेट नहीं है। When path is not straight। भाई पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल। जब पाथ स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये घूम के वापस आ रहा है, पीछे जा रहा है, इस किसी भी केस में ये क्या हो जाएगी? जो एस है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इज लेस देन डी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी किससे? डिस्टेंस से। बस ये दो ही केस पॉसिबल हैं। क्या कह रहे हैं? या तो डी बड़ा होगा एस से, डिस्टेंस बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। कब? जब पाथ नहीं है स्ट्रेट। और जब पाथ स्ट्रेट है तब डी और एस बड़े होंगे, सॉरी इक्वल होंगे। कब? जब पाथ स्ट्रेट है। क्लियर है? मतलब बड़े होंगे से मेरी मतलब थी दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी और ये इक्वल आएंगे। ये क्लियर है आपको? यही दो पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं। इन्हीं दो केस की बात कर रहे हैं। अभी वापस से क्या कर रहा है? ये ए पॉइंट पर है अपनी फरारी लेके, अब ये वापस से निकला है, शो ऑफ करना है। ए से बी जाएगा, बी से सी गया, ठीक। अब ये घुमा के वापस लाया सी से बी, समझना। और बी से वापस कहां पर आया? ए पर। अगर मैं इसका पाथ ड्रॉ करूं तो इसका जो पाथ है ना वो ये है। ये ऐसे चला और घूम के वापस ऐसे आ गया। चल इसी पाथ पर रहा है ना, ये सिर्फ ग्रीन लाइन आपको शो कर रहा हूं मैं, सिर्फ पाथ दिखाने के लिए। ये इसी लाइन पर चला और यहीं पर आ गया। यही इसकी इनिशियल पोजीशन, यही इसकी फाइनल पोजीशन।
ठीक है, ये एक्चुअली में ये रिवर्स जो कार खड़ी दिख रही है ना, ये यहीं पर है, इसी की जगह पर है। क्लियर है आपको? ऐसे गया और पूरी दुनिया में शो ऑफ करके वापस आ गया। आपसे फिर पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना है बताओ और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ। क्या होगा डिस्टेंस? सर ये वही लेंथ है 3 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। तो सर ये 5 किलोमीटर ऐसे गया, 5 किलोमीटर ऐसे, कितना हो गया टोटल? 10 किलोमीटर। मतलब ये ए से बी जाता है, प्लस बी से सी जाता है, फिर सी से बी जाता है और फिर बी से ए आ जाता है ना? तो 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 टोटल 10 किलोमीटर इसका क्या है डिस्टेंस। भाई मैं एक कदम ऐसे चला और घूम के एक कदम वापस ऐसे आ गया, टोटल कितने कदम चला? कोई भी डिस्टेंस पूछेगा तो एक्चुअल पाथ क्या कवर करी वही बताओगे ना, चाहे वापस घर आ गया घूम फिर के। इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप लेना, है ना? घूम के वापस वहीं आ जाना जहां से शुरू किया था। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ली है। ये राउंड ट्रिप के बाद हमसे पूछा डिस्टेंस कितनी है, हमने बोल दिया 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। सर ये तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, कार घुमा के वापस पार्किंग में खड़ी कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। समझ आया? है ना? ऐसे 5, ऐसे -5, ऐसे भी देख सकते हो कि +3 +2, फिर अपोजिट डायरेक्शन चेंज होगी, वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट, तो -2 -3 कुल मिलाकर कितना हो गया वापस से? 0। 0 डिस्प्लेसमेंट। अभी भी केस वही है। क्या पाथ स्ट्रेट है? नहीं है। पाथ स्ट्रेट नहीं हो तो मैंने क्या बोला था, हमेशा डी ग्रेटर देन होगा एस से। देख लो इसमें भी वही केस है, ये कोई अलग चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम। यही वही आपका केस 2 जो हमने देखा था वही है, आपका केस बी सॉरी, है ना? कि डी ज्यादा ज्यादा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से, जब पाथ स्ट्रेट नहीं है। ये रहा, क्या है? कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है और ये तो 0 है। दो ही पॉसिबल केस हैं बेटा। अब तो डी क्या होगा? ज्यादा होगा एस से, या डी क्या होगा? इक्वल होगा एस के। ये कब? जब पाथ स्ट्रेट हो। और ये कब? ये तब होगा सर जब पाथ इज नॉट स्ट्रेट। देखो एक लास्ट केस और देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो ए है ना, यहां से ये कार लेके चला, इसने पूरे मोहल्ले में कार घुमा ली, वापस से आ गया ए पर, ऐसे ऐसे चला, बी से सी, बी, ए, वापस, राउंड ट्रिप कंप्लीट। पर इसने कहा यार वो पीछे वाले मोहल्ले में तो कार दिखा ही नहीं, तो ये पीछे और जाता है कितना? मान लो ये डी से ए की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर्स और जाता है। पर इन विच डायरेक्शन? इन अपोजिट डायरेक्शन। ए आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्विंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए पर है। ऐसे जा रहा था, हमने लिया पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे आया नेगेटिव, +5 -5 0। फिर यहां और गया, कितना हो जाएगा आप बताओ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस तो हमने देखी थी, ये थी 10 + 2 12 किलोमीटर, है ना? ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए से फिर डी, ऐसे। ठीक, तो ये तो 12 है। पर ये कितनी हो गई अब बताओ? 0 पर है और पीछे गए हैं 2 किलोमीटर। सर समझ गए हम, माइनस का 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव। पर डिस्टेंस हमने सर नोटिस किया कि हमेशा पॉजिटिव है। 0 कब होगी? जब ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? रेस्ट। दैट्स इट। इस केस में क्या ये स्ट्रेट पाथ था? नहीं सर, स्ट्रेट पाथ नहीं था। मतलब कौन सा केस? अगेन डी इज ग्रेटर देन एस। चेक कर लो, समझ आ रहा है? चारों केस थे, चारों में से दो ही पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यही है कि डी इक्वल्स टू 0 हो या डी ग्रेटर देन एस। पाथ स्ट्रेट है तो ये होगा, नहीं है तो ये होगा। एस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव। यही हमें देखना था और ये हम देख चुके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर ये समझ आ गया ना तो क्वेश्चंस आप ऐसे करोगे। देखो आपके एग्जाम में असर्शन रीजन अक्सर पूछे जाते हैं। एक असर्शन रीजन दे रखा है, असर्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी 0 व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज नॉट 0। मतलब क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस 0 नहीं है, तब भी क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने केस सी देखा था, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था पर डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू थी।
ये तो होता ही है ना भाई, एक कदम चला, फिर एक कदम यहाँ चला, मैंने 2 कदम का डिस्टेंस किया, डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, डिस्टेंस 0 नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो बिल्कुल ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। रीज़न बताओ, रीज़न कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड क्या डिस्प्लेसमेंट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है क्या इनिशियल और फाइनल की? नहीं सर, ये तो फॉल्स है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। असर्शन ट्रू और फॉल्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप ऐसे बिना कॉन्सेप्ट समझे करते तो, है ना? तुम अब ड्रैगन बन चुके हो, अपनी पावर को अनलीश करो। और क्या क्वेश्चंस हैं देखो, देखो एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? सर अब हमें आता है क्या? बिल्कुल सर, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यस, दैट ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। पर ये जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? मान लो वो ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है और घूम फिर कर वापस कहाँ आ जाता है? अपनी ही इनिशियल पोजीशन पर। आई और एफ जब सेम हो जाते हैं, है ना, चाहे वो ऐसे चल रहा हो, ऐसे ऐसे जाके वापस ऐसे ऐसे आ जाता है, यहीं से निकला और यहीं आ गया, आई और एफ सेम है, जब घूम के वापस आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। जब वो राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो। और डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, है ना? यस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स बैक टू द बैक टू द कहां पर? इनिशियल इनिशियल पोजीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स बैक टू द इनिशियल, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। न्यूमेरिकल करोगे, देखो न्यूमेरिकल है एक बहुत ही अच्छा, ये ना स्क्वायर फील्ड है इस न्यूमेरिकल में, ऐसे एक सर्कुलर फील्ड आएगी, सेम है, एनसीईआरटी का है। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। देखो क्या कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि फार्मर खेत में मेहनत कर रहा है, पर हम नहीं कर रहे क्या? हम भी तो कर रहे हैं। देखो एक स्क्वायर फील्ड है और फार्मर ना अपनी स्क्वायर फील्ड में चक्कर काट रहा है, खाना वाना खा के वॉक पे निकला है फार्मर। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। एक कंप्लीट चक्कर वो कितने में मारता है? लिखा हुआ है टाइम टेकन इन वन राउंड इज 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में एक फार्मर 10 मीटर साइड वाले फार्म का, स्क्वायर फील्ड का एक पूरा चक्कर काटता है। हमें पता है स्क्वायर की अगर एक साइड आपको दे रखी है तो सारी साइड स्क्वायर की सेम होती है, इक्वल होती है। ये 10 है तो बाकी भी क्या हो गई? सब 10। ठीक। क्या कह रहा है? एक राउंड, वन राउंड इन 40 सेकेंड्स। फिर क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। क्या कह रहे हैं? इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। भाई एक फार्मर है, उसने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया और अपने फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू करे। ये जब चक्कर लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है, ये रुक गया, थक गया, तो इसने देखा कि 2 मिनट 20 सेकेंड हुआ। अब ये जहां पर भी पहुंचा ये आपकी ओर देखता है और आपसे पूछता है बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो हे फार्मर, आपका डिस्प्लेसमेंट हम इजीली निकाल लेंगे। पहले हम देखें आपने कितने राउंड चला। भाई 2 मिनट 20 सेकेंड तक घुमा है ये, 2 मिनट मतलब मैं कह सकता हूँ 120 सेकेंड। 20 सेकेंड और कितना चला? 140 सेकेंड। ठीक। एक राउंड किया इसने 40 सेकेंड्स, 2 राउंड कितने में करेगा बोलो?
सर 2 राउंड करेगा 80 सेकंड्स में। बिल्कुल सही। 3 राउंड बोलो। सर 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 सेकंड्स में 3 राउंड पूरे हो गए। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट पूरे हो गए। 20 सेकंड और है। 20 सेकंड और घूमता है। सर 40 सेकंड में 1 राउंड हो रहा है। तो 20 सेकंड में कितना किया होगा? इन 20 सेकंड्स इसने ज़रूर हाफ राउंड किया होगा। 20 सेकंड में कितना करेगा? आधा राउंड। भाई 40 सेकंड में एक पूरा राउंड कर रहा है तो 20 सेकंड में हाफ राउंड। ठीक है? तो टोटल ये कितने कर रहा है? 3 राउंड कर रहा है। कितने में? 140 सेकंड्स में। देखो अभी तो है ना ये 3 एंड हाफ राउंड ही किया तो अपन ने बहुत इजीली एक-एक करके ऐड अप करके निकाल लिया। पर मान लो वो 20 राउंड करता तो हम ये करते क्या? यही करने बैठते। टाइम हो जाता पेपर का, इसी में निकल जाता पूरा। तो एक फॉर्मूला है देखो। ये 80 मान लो 2 राउंड लगा था, तो 80 सेकंड्स, ठीक? 80 सेकंड्स डिवाइड बाय 40 क्या आया? 2 नंबर ऑफ राउंड्स। ये 120 सेकंड्स डिवाइड बाय 40 क्या आया? 3। मतलब टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन इन 1 राउंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ राउंड्स। भाई ऐसे ही तो है। ये 2 राउंड आपने कैसे निकाला? 2 राउंड कटे। 40 में इंटू 2 किया, 40 में इंटू 3 किया तो आपको ये मिला। तो ये मिला तो डिवाइड कर दिया 40 से तो वापस आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि देखो एक राउंड में 40 सेकंड लग रहा है, 2 राउंड में 80 सेकंड्स डिवाइड बाय 40 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स। 120 डिवाइड बाय 40 करोगे कितना आ जाएगा? 3 नंबर ऑफ राउंड्स। मतलब मुझे नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है अगर, तो सर ये कुछ भी नहीं है, ये है टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन इन 1 राउंड। ठीक? तो टोटल जो भी टाइम लगा है डिवाइड कर लोगे किससे? एक राउंड में लगे टाइम से तो आपके नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। कैसे? देखो 140 सेकेंड्स था टोटल टाइम, डिवाइड बाय 40 करोगे कितना आएगा? देखो 4 3 जा 12 बचेगा 2.5, 3.5 राउंड्स आ गया। यही तो निकाला है हमने, है ना? मतलब देखो एक राउंड लगाया, वापस से वो कहाँ आ गया? ए पर, उसकी इनिशियल पोजीशन पर। उसने दूसरा राउंड लगाया, वापस से कहाँ जाएगा? ए पर। तीसरा राउंड लगाया, वापस से। मुझे बताओ 3 राउंड के बाद, ये देखो मुझे बताओ 3 राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? आफ्टर 3 राउंड्स सर उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पर ही आ गया है घूम फिर के, है ना? उसके बाद आधा राउंड और चला। आधा राउंड मतलब एक राउंड 40 मीटर का है, दिख रहा है हमें, तो आधा राउंड 20 मीटर का, मतलब ऐसे चला और ऐसे चला। यहाँ आके वो रुक गया और थक गया और आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट 10 प्लस 10 20 हो गया? नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे? ए और बी को, ए और सी को सॉरी डायरेक्ट मिला दो। ये जो पाथ है ये आपसे पूछा है। हमें दिख रहा है ये एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है हम क्या लगा देते हैं? हम मैथ्स पढ़ के आए हैं सर, पाइथागोरस लगाओ और हाइपोटेनियस निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। पाइथागोरस लगाएंगे काम हो जाएगा। देखो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है? रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच निकालना है हमें, यही तो आपका क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट यही तो है, एस, है ना? यही आपको निक। तो देखो बेस कितना है? 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। परपेंडिकुलर भी कितना है? 10 स्क्वायर करोगे 100। एच इक्वल्स टू रूट 200। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 100। 100 का रूट करोगे क्या आ जाएगा? 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रूट 2। यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर। किलोमीटर मत करना, जो यूनिट लगाई हुई है क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं। तो हाइपोटेनियस आ गया आपका 10 रूट 2 मीटर। यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? एस इक्वल्स टू 10 रूट 2 मीटर। दिस इज आवर आंसर।
यही हमारा क्या है, आंसर है। ये कितनी आ गई बोलो, 10√2 मीटर। ठीक। सो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड इज 10√2 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? भाई दिख रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर में हम जानते हैं सर, अगर स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, इसकी एक साइड ए है, तो इसका डायगोनल कितना होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है a√2। अगर ये ए 10 था तो डायगोनल कितना हो गया? 10√2। ये बताना पड़ेगा, ये बता के 10√2 लिख दोगे तो भी सही है, डायरेक्ट आंसर। मान लो मैं कहता हूं आपको एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड है 5 मीटर, डायगोनल बताओ 5√2। बहुत ही सिंपल है ना। तो ये स्क्वायर के डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करनी है, ये भी लिख लेना, है ना। भाई ऐसे तो हम निकाल ही लेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, पर अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। और देखें क्या इस पे क्वेश्चंस, कितने आसान कर दिए हैं, हाँ? एक और देखो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू? सार्वभौमिक सत्य है सर, दुनिया में हर जगह हमेशा के लिए सत्य है, यूनिवर्स में सत्य है, सदैव सत्य है। कौन सा बताओ? फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है सर, बिल्कुल होता है, जब पाथ कैसा हो? स्ट्रेट हो। पर क्या हमेशा होता है? नहीं। ट्रूथ तो है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने देखा है कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या कम होता है डिस्टेंस? हाँ सर होता है, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, जब पाथ स्ट्रेट नहीं है, व्हेन द पाथ इज नॉट स्ट्रेट। पर क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? हमेशा सत्य होता है क्या? नहीं sir, हमेशा नहीं होता। अगर पाथ स्ट्रेट हो गया तो ये सही हो जाए, मतलब ऐसा कुछ जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ये देखो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, या तो कम होगा और इक्वल्स टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये सिंबल अगर नहीं पता हो तो देख लो, एस इज लेस देन, या तो कम होगा या और इक्वल होगा किसके? डी के। यस सर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमेशा सत्य है क्योंकि इसने दोनों ही फैक्ट, हमारे दोनों ही केस कंसिडर कर लिए। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ये इन पे क्वेश्चन आंसर्स थे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर आपसे डिस्कशन करते हैं। ये स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है। ये भी ले लो। देखो ये नहीं भी लिखोगे एक बार को चलेगा, पर ठीक है ध्यान रह जाता, अच्छी बात है, बाकी उन दो केसेस से आपको क्लियर होगा। ये ले लो। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन, ये भी ले लो। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारी चीजें, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट थिंग जब आओ ना, इसको पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, नोट्स बना के आना, अच्छे से पढ़ते रहना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहना देखो अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम एक बार में समझते कहाँ हो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th में फिर घूम फिर के आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर को, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।